Yes. Am I audible? Yes, sir. You are audible now. Wait, sir. Yeah. Camera is now set properly, and I request CA Vipul Dangi to start with the introduction. Thanks. जय महावीर, जय गुरु उमेशाचार्य, सभी को सादर जय जननी। अनु मित्र मंडल के वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के वेबिनार का विषय है मनी एंड लाइफ मैनेजमेंट आफ्टर कोविड-19। आज पूरा विश्व एक महामारी से लड़ रहा है, कोविड-19। हमारे देश में भी लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण हम सभी के व्यवसाय या तो पूरी तरह से बंद है या फिर काफी हद तक प्रभावित है। और ना सिर्फ हमारे व्यवसाय, किंतु हमारे देश की पूरी इकोनॉमी इस महामारी से प्रभावित है। इस आपदा की घड़ी में हम अपने फाइनेंसेस और अपनी जीवन शैली को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसी विषय पर हमें गाइड करने के लिए हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे प्रोफेशनल कम्युनिटी में तो किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। आदरणीय चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सुनील जी जैन साहब, जो कि मेरे गुरु भी हैं और मेरे जैसे कई हजार आपके स्टूडेंट्स हो चुके हैं, जो कि आपसे पढ़कर चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बताने अगर मैं लगूँ तो शायद अपने सेशन का पूरा टाइम कम पड़ जाए, किंतु फिर भी मैं गागर में सागर भरने के समान कुछ मुख्य बातें सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में लगभग 30 वर्षों का अनुभव रखते हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सर्टिफाइड आर्बिट्रेटर भी हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ही जीएसटी की रिसर्च यूनिट एवं स्टडी ग्रुप के मेंबर भी हैं। आप टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं। इनके अतिरिक्त भी आप कई संस्थाओं से अलग अलग पद पर रहे हुए हैं। भारत में जीएसटी लागू होने के बाद से ही आप इस विषय पे देश के अलग अलग शहरों में लगभग 300 से अधिक सेमिनार्स ले चुके हैं। इन सब के अतिरिक्त आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि बिजनेसमैन एवं इवन प्रोफेशनल्स को भी सेमिनार्स और वेब सीरीज के थ्रू अपना मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं। हम सब यह जानते हैं और ये यकीन रखते हैं कि मुस्कुराएगा इंडिया, पर यह इंडिया फिर से कैसे मुस्कुराएगा, इसी सवाल का उत्तर जानने के लिए आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं आदरणीय श्री सुनील जी जैन साहब का। Yes, sir. ऑडिबल आवाज है, क्लियर है? Sir, you are not audible right now. अभी आवाज आ रही है? Wait, sir. Very slow voice, sir. अभी आ रही है आवाज? जी सर, बेटर है। थोड़ा सा लाउडर हो सकता है तो सर प्लीज ट्राई कीजिए। ओके, अभी और ठीक आ रही है आवाज? सभी कमेंट्स में एक बार अपडेट कीजिए। नो साउंड आ रहा है कमेंट के अंदर। हेलो। यस सर, थोड़ा सा वॉइस बढ़ाना पड़ेगा सर। जी सर, वॉइस तो मेरी तरफ से फुल है जी। हाँ, अभी देखिएगा। जी सर, एकदम परफेक्ट है। ओके। अणु मित्र मंडल के इस वेबिनार के अंदर जब मुझे 2-3 दिन पहले ये कहा गया कि मुझे एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है कि मनी एंड लाइफस्टाइल पोस्ट कोविड-19, तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइफस्टाइल और मनी सबके ऊपर बात करनी है मेरे को, तो इसको लेकर मैं थोड़ा विचार में रहा कि आखिर कहना क्या रहेगा। और कल जब
सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू अभी भी है। एक बार आप प्लीज चेक कीजिए ना सर, थोड़ा सा उसको, या तो जो माइक वाला सेक्शन है उसको थोड़ा सा करीब ले सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो एक बार प्लीज ट्राई कीजिए। नहीं सर, अभी भी ऑडिबल नहीं है। ऑडिबल नहीं है सर अभी भी, नॉट ऑडिबल। आई थिंक ईयरबड्स की वजह से हो रहा है सर, एक बार उसे चेक करना पड़ेगा। नॉट ऑडिबल राइट नाउ। सर वॉइस का प्रॉब्लम है सर, नॉट ऑडिबल। वेट, हेलो सर आपको जी जी हाँ, अब आई आवाज? जी सर, एकदम परफेक्ट है। हाँ, एक्चुअली क्या था कि आपको एक तरफ से शायद होस्ट की तरफ से म्यूट था। राइट राइट, एनीवे, अभी वॉइस ठीक है, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है सर, डन। चलिए ओके, आई विल स्टार्ट। सो हेलो ऑल व्यूअर्स, हमारे पास में आज अणु मित्र मंडल ने मुझे जब इनवाइट किया कि मुझे एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, तो आई वाज अ लिटिल बिट थिंकिंग ऑफ कि आखिर मुझे इस टॉपिक पे क्या बोलना चाहिए। और जब कल मुझसे कहा गया कि सर क्या आपकी तैयारी हो गई है, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कोई तैयारी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि शायद एक लंबे समय के बाद कुछ दिल से बोलने का मौका मिल रहा है। क्योंकि अभी तक ज्यादातर केस में मैंने जितने सेमिनार्स लिए वो प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, टैक्सेशन में बोलना होता था, जो टैक्स है एज इट इज आपके सामने प्रोड्यूस करना होता था। लेकिन आज कुछ ऐसा मौका है जब अभी वॉइस ठीक आ रही है? सर जो व्यूअर्स है उनका कमेंट है थोड़ा सा स्लो है वॉइस, बस उसका थोड़ा सा एक कंसर्न आ रहा है। ओके, तो जी व्हाट शुड आई डू? आ, मैं, क्योंकि मेरे को आपकी वॉइस एकदम क्लियर सुनाई दे रही है, तो राइट, अगर मैं एक काम करूं, क्या मैं इसको बर्ड्स को हटा दूं और नॉर्मल चलूं? जी जी, एक बार वो ट्राई कर सकते हैं सर। मैंने बर्ड्स हटा दिए हैं। अभी देखिए वॉइस कैसी है? व्यूअर्स प्लीज कमेंट, वॉइस अभी कैसा है? लो है। हेलो हेलो, यस सर। अभी वॉइस कैसा है व्यूअर्स? लो का कमेंट आ रहा है सर अभी। आई शुड डू वन थिंग, या फॉर ए मोमेंट आप रुकिएगा, मैं लॉग जी आउट करके वापस से लॉग इन करता हूँ। राइट सर, राइट राइट। ओके फाइन। अतुल जी। हाँ जी, सभी व्यूअर से निवेदन है, कृपा कर 2 मिनट वेट करें, जल्दी हम ये वॉइस वाला प्रॉब्लम जो है वो उसको क्लियर कर देंगे, प्लीज वेट। अभी वॉइस देखिएगा। सर अब सही है वॉइस। अभी देखिए बाकी लोगों को कैसा लग रहा है? सर परफेक्ट है। परफेक्ट है ना? ठीक है, हो सकता है कि वापस मैंने लॉग आउट करके लॉग इन किया, अब ठीक हो गया होगा। जी ओके, नाउ आई अगेन स्टार्ट। सो in past 2-3 days when Anu Mitra Mandal contacted me to discuss on this topic, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि being a chartered accountant टैक्स के अलावा मुझे बोलना है। बट फिर जब उन्होंने कल मुझसे पूछा, आगम वगैरह इन्होंने बात की कि भाई सर आपकी तैयारी है, तो मैंने कहा मेरे को इस टॉपिक में कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद आज कुछ दिल से बोलने का मन है। क्योंकि अभी तक टैक्सेशन पे बात करते थे तो टैक्सेशन की ही बात करनी होती थी,
हालांकि मुझे कई मौके लगे जब मुझे मोटिवेशन पे भी बोलना हुआ, लेकिन आज कुछ अलग टॉपिक है, अलग एनवायरनमेंट है और उसी की बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, मेरे सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट है कि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जहन में रखिएगा। और टॉपिक है हमारा कि कोविड-19 के दौरान और उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल और हमारा मनी कैसे चलेगी, उसमें मनी में क्या मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, उस पर बात करनी है। तो मैं जितनी बात करूंगा, मैं मान के चलिए हर टॉपिक का कनेक्शन फाइनली जाकर हमारे टॉपिक से होने वाला है। इसलिए कृपया करके आप सब लोग उसी डायरेक्शन में सोचते रहिएगा। याद आती है वो समय जब आज से करीब 40 साल पहले मैं स्कूलिंग कर रहा था और उस समय इतिहास पढ़ाया जाता था। मुझे बड़ा खराब लगता था कि इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, अरे जो हो गया सो हो गया, उसको पढ़ के हम कर क्या लेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, इतिहास की महत्वता समझता चला गया। इतिहास हमें सिखाता है, ज्ञान देता है। उस ज्ञान की कितनी महत्वता है इसकी मैं बात करूंगा और इतिहास की भी कुछ बात करूंगा, क्योंकि आज जो पेंडेमिक के समय पे हम दौर से गुजर रहे हैं और आने वाला समय, इतनी सारी इंफॉर्मेशन से हम ओवरलोडेड हैं और ऐसे समय पे इतिहास की क्या महत्वता है वो भी बताऊंगा। लेकिन ये बात तय मानिए, इतिहास हमें ज्ञान देता है और ज्ञान की क्या महत्वता है इसको लेकर एक बहुत बड़े चरित्र की याद आती है। इतिहास में एक बहुत बड़ा चरित्र हुआ, बहुत बड़ा फिलोसोफर, बहुत बड़ा दार्शनिक, और जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य को एक बार जब मैं पढ़ रहा था तो चाणक्य की एक लाइन मुझे बहुत अपील करी, इतनी अपील करी कि मैं सोचता हूं कि कम से कम 25 बार तो मैंने इसे मंच से लोगों को सुनाया होगा और अपने जीवन में ढाल लिया है इसको। चाणक्य ने कहा था कि पूरे संसार के अंदर सिर्फ 2 पावर्स हैं। एक पावर है यौवन की पावर, युवा शक्ति की पावर, और दूसरी पावर है एक स्त्री की सुंदरता। जब मैंने ये लाइन चाणक्य की पढ़ी तो मैं चकित रह गया कि चाणक्य जैसा इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा दार्शनिक ये क्या कह रहा है। लेकिन उसने आगे जो कहा वो वाकई आंख खोल देने वाला था। उसने कहा ये दोनों दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं, लेकिन इन दोनों ताकत में एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी है कि समय के साथ क्षीण होती चली जाती है। हाँ, देखिएगा कि चाहे युवा शक्ति हो, यौवन हो, या स्त्री की सुंदरता हो, समय के साथ वो कम होती चली जाती है। चाणक्य आगे कहते हैं, लेकिन इसके अलावा इस धरती पर, इस दुनिया में एक और भी पावर है, और वो पावर है ज्ञान की पावर। और इस ज्ञान की पावर की विशेषता ये है कि ना सिर्फ ये समय के साथ बढ़ता चला जाता है, बल्कि अनेकों मौकों पर ये ज्ञान की पावर उन 2 अन्य पावर, यानी जिसे युवा शक्ति कहते हैं और स्त्री की सुंदरता कहते हैं, उस पर राज भी करती है। मैं वापस से अपनी बात पर आता हूं। मैं बात कर रहा था इतिहास हमें कुछ सिखाता है, और जो सीख है, ज्ञान है, वो ज्ञान ही सब कुछ है। हम तो सब मोटे तौर पे है जैनी लोग हैं, और हमारा जैन शास्त्र और भी अन्य शास्त्रों को, अन्य धर्म के शास्त्रों को भी देखें तो अल्टीमेटली आत्मा का स्वरूप जो है बेसिकली वो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान ही सब कुछ है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इतिहास की कुछ बातों पर ध्यान दें, और निश्चित रूप से आपको कुंजी मिलने वाली है कि कैसे अब हमारे इस पेंडेमिक के बाद, दौरान और उसके बाद कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, और कैसे हमारा बिजनेस मॉडल और कैसे मनी मैटर्स होने चाहिए हमारे। जब हम इतिहास की तरफ जाते हैं तो ये पेंडेमिक जो कोविड-19 है, सबने पढ़ लिया, अपने आप में 50 मैसेज व्हाट्सएप में देख लिए होंगे, बट 2-3 इंस्टांस सुनाता हूं कि इतिहास में क्या हुआ है। बहुत पुरानी बात नहीं, हम में से बहुत लोगों को याद होगा 1981-82 जब दुनिया में एड्स नाम के वायरस की बात शुरू हुई, जो आज तक जिसका कोई इलाज मोटे तौर पे मिल नहीं पाया है। और लगभग, अगर किसी का ध्यान ना हो तो बताना चाहूंगा कि लगभग दुनिया भर में रिपोर्टेड केसेस के अंदर आज तारीख तक एड्स से लगभग 3.5 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो स्पेनिश फ्लू की बात करें 1918 से लेकर 1920, लगभग 100 साल पहले,
शायद इस डाटा को सुनकर आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय ये डाटा अवेलेबल है कि लगभग पूरी दुनिया में 50 करोड़ लोग इसमें इन्फेक्टेड हुए थे और लगभग 20% लोग यानी कि 10 करोड़ लोग उस स्पेनिश फ्लू से मारे गए थे। सिर्फ भारतवर्ष के अंदर 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। थोड़ा और पीछे जाएं 1889-90 के आसपास, तो रशिया के अंदर जब फ्लू आया और जिसने तेज गति से बहुत दुनिया में बहुत तेज गति से वो फैला, और ये माना गया फैलने का कारण क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत सरल उस समय दुनिया में कुछ काफी सरल हो गए थे और उस वजह से बहुत तेज गति से फैला। और कुछ ऐसी और बात पीछे जाएं तो हमारे पास इंटरनेट खोलकर बैठ जाए तो भीड़ लग जाएगी किस तरह के पैंडेमिक्स दुनिया में हुए हैं। इतिहास, ज्ञान, इसकी बात हम कर रहे हैं। एक और छोटा सा पॉइंट सुनाता हूं आपको। मैं उसे बोलने से पहले एक बात फिर कहूंगा, मेरी हर बात जाकर हमारे टॉपिक से जुड़ जाएगी। एक किताब में मैंने पढ़ा कि दुनिया में जो सबसे बड़ी आग लगी थी उसे 1 कप पानी से बुझाया जा सकता था। मैं चकित रह गया कि कैसे संभव है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी आग 1 कप पानी से बुझाई जा सकती थी। जब ध्यान से देखा तो बहुत बड़ी बात निकल कर आई कि हाँ, वाकई दुनिया की जो सबसे बड़ी आग लगी होगी, पूरे जंगल में आग लगी होगी, निश्चित रूप से पहले दिन एक चिंगारी निकली होगी और उस चिंगारी के ऊपर अगर किसी ने समय रहते अगर 1 कप पानी डाल दिया होता तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आग नहीं होती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम वापस से जोड़ें सारी बातों में, शायद पूरे अपने डिस्कशन के अंदर 2-4 बार ये बात याद दिलाऊंगा कि सारी बात आपकी जुड़ेगी। टाइटल आप टाइटल के दिमाग में बनाए रखिएगा। तो हमारे पास में प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये शब्द भी हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इतिहास की ही एक और बात आपसे शेयर करूंगा। सबको अपने स्कूल दिन याद दिलाता हूं, जब हम लोग शायद कोई 9-10 के स्टैंडर्ड में रहे होंगे तो हमने कुछ चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में पढ़ा होगा। इंग्लैंड के एक बहुत बड़े दार्शनिक, उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहे थे। तो लगभग 1859 की बात रही होगी। उन्होंने अपनी किताब में एक बात लिखी, इतनी तार्किक कि आज भी सब लोग उसको मानते हैं। शायद हम अपने समय के साथ भूल गए होंगे कि हमने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा हुआ है। उन्होंने क्या कहा था? वो बात कर रहे थे पृथ्वी के इवोल्यूशन की और उसमें कह रहे थे कि समय आने पर इस पृथ्वी पर वो स्पेशी नहीं रहेगी जो सबसे ताकतवर है, डायनासोर खत्म हो गए। वो स्पेशी भी नहीं रहेगी जो सबसे बुद्धिमान है। सिर्फ वो स्पेशी इस धरती पर रहेगी जो समय के साथ बदलते वातावरण के हिसाब से अपना में बदलाव कर सके। चार्ल्स डार्विन के 1859 की बात के बाद ही लगभग 5 साल बाद एक और दार्शनिक हुए जो इंग्लैंड के ही थे। उन्हें चार्ल्स को रिकॉग्नाइज किया, चार्ल्स की बात को लेते हुए कहा, और जो उन्होंने कहा बात उन्होंने चार्ल्स की ही कही थी, लेकिन बात इतनी सटीक कही थी कि बाद में चार्ल्स डार्विन ने भी उसने कहा कि ये ज्यादा अच्छा तरीका है कहने का, और आज भी पूरी दुनिया में बस उसी का टंका बज रहा है। और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था 1864 में? उसने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही जिएगा, बाकी कोई नहीं जिएगा। और इसके उदाहरण अनेकों हमारे एनवायरमेंट में हैं, जो समय के हिसाब से अपना आपको बदलाव नहीं करता। अर्थव्यवस्था, हमारी सारी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था इसको बाहर कर देती है। नोकिया का एग्जाम्पल बहुत सटीक है यहाँ पर। आप सबको याद होगा जब मोबाइल आए थे तो हर हाथ में नोकिया था। नोकिया एक स्टैंडर्ड सिंबल हुआ करता था, लेकिन जैसे समय में बदलाव आया और स्मार्टफोन की शुरुआत हुई, नोकिया पीछे रह गया। उसने कहा नहीं नहीं, ये स्मार्टफोन नहीं चल पाएंगे, और उन्होंने स्मार्टफोन के अंदर अग्रिम कदम नहीं उठाए। सैमसंग आगे निकल गया, नोकिया कोसों पीछे रह गया। ऐसे एग्जाम्पल कोनिका का ले लें। कोनिका, किसने नहीं नाम सुना कोनिका? अरे इतना बड़ा नाम सिर्फ एक बात के लिए हार गया, वो जिसने
पुश्तें निकाल दी अपने एक नाम के साथ में, वो सिर्फ एक बात के लिए हार गया। जब उस समय डिजिटल कैमरे आ रहे थे तो कोनिका वाले सोच रहे थे कि नहीं नहीं, ये डिजिटल कैमरे नहीं चलेंगे, वो तो रील वाले कैमरे ही चलेंगे, तो बेकार चीज है, कोई काम की चीज नहीं है। बस समय के साथ उन्होंने ताल में ताल नहीं मिलाई और उसके बाद जो फिकाए गए हैं तो अब उसके बाद कभी उबर नहीं पाए हैं। ये सब कुछ बातें इतिहास की और ज्ञान की मैंने इसलिए की है क्योंकि इन सब का कनेक्शन हमारी इन बातों के साथ में है। अब हमारे सामने फिर इतिहास रचने के लिए एक नया पेंडेमिक सामने है। अब हमारे सामने हम सब लॉकडाउन में घर बैठे हैं। रतन टाटा ने कुछ दिन पहले ही एक बहुत शानदार लाइन कही, मुझे बहुत बेहतर लगी, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, बट मौके के साथ एक बार फिर आपके बीच में लाना चाहता हूं। रतन टाटा जी ने बहुत शॉर्ट में कहा, ये समय नहीं है, वो 2020 का साल इस बात के लिए नहीं है कि आप मुनाफे के लिए सोचें, आप अपने मुनाफे और अन्य योजनाओं को कुछ आगे बढ़ा दें। ये साल सिर्फ आपको जीवित रहना है, यही उद्देश्य रखें आप। बात बड़ी छोटी सी है, मैंने कोई बदलाव नहीं किया, जैसा उन्होंने कहा लगभग वैसा आपके सामने रख दिया है। बट इतना बड़ा व्यक्ति, इतना अनुभवी व्यक्ति, एक आइकॉन की ये बात अपने आप में बहुत दम रखती है। एक और बात, अमेरिका के अंदर सालों साल पहले एक सर्वे हुआ। मैं फिर एक बार फिर सारे व्यूअर्स को ध्यान दिलाना चाहूंगा, हम कोई जनरल बात नहीं करना चाहते, हम मुद्दे पे आना चाहते हैं कि हमें लॉकडाउन के बाद बिजनेस कैसे करना और लाइफस्टाइल कैसे रखनी है। बट मैं जब आऊंगा तो आप में से ज्यादातर लोग बात समझ गए होंगे कि इन इतिहास हमें क्या सिखा रहा है और जो सर्वेज दुनिया के हो रहे वो हमें क्या सिखा रहे हैं। हमको खुद ही अपने रास्ते मिल जाएंगे। हमारा खुद का धर्म, जैन धर्म कहता है, दूसरे धर्म भी कहते हैं, दूसरे दार्शनिक, रजनीश जैसे दार्शनिक ने कहा है, हर व्यक्ति के अंदर खुद महावीर है। हमें उस महावीर को जगाना होगा और है मौका, हम कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि दुनिया में, अमेरिका में एक बहुत बहुत साल पहले एक सर्वे हुआ। उन लोगों के बीच में सर्वे हुआ जो लगभग डेथ बेड पे थे, जिनका मरना तय था। उनसे जाकर प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न सबसे पूछा गया और वो प्रश्न था, अब आपका जीवन लगभग खत्म होने आया है, बताइए आपके जीवन में क्या रह गया है, आप क्या करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए, कुछ बताइए। आप आश्चर्य करेंगे कि 200-500 लोग जितने पे भी सर्वे हुआ होगा, सबके जवाब में एक शब्द कॉमन आया और वो शब्द था काश। काश सबके पास में था। मैंने जब उस सर्वे के बारे में पढ़ा तो वाकई मुझे खुद के लिए तो लगा, हम क्यों काश छोड़े। हमारे जीवन में हमें जो अच्छा लगता है, हम जो कर लेना चाहते हैं, उसमें देरी क्यों। जिस दिन अगर हमको लगता है कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा करना हमारे मन में बहुत दिन से आ रहा है, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन घुटने काम नहीं करेंगे और फिर उस दिन सोचोगे अब मैं जा नहीं पा रहा हूं। तो जो आपको कर लेना है, काश जो मेरे से बहुत अच्छे मित्र लोग हैं वो जानते हैं कि कुछ साल पहले मैंने अपने जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव लिया और उसके अंदर मैं जो सीए की क्लासेस लिया करता था वो एक अचानक से 15 दिसंबर 2015 को छोड़ दिया। और आप विश्वास कीजिए, मैं बड़ा दिल से बात कर रहा हूं आज आपसे, बट विश्वास कीजिए कि उस दिन छोड़ने के पीछे कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण यही था, काश जैसा शब्द। और वो काश शब्द डायरेक्ट ना होकर हिंदी बॉलीवुड फिल्मों के 3 फिल्मों के टाइटल ने मुझे बहुत सोचने में मजबूर कर दिया। और वो 3 हिंदी फिल्मों के टाइटल थे, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल हो ना हो और दिल चाहता है। ये तीनों फिल्मों के टाइटल पे जब मैंने मनन किया, सिर्फ टाइटल, मुझे कोई फिल्म की स्टोरी से लेना देना नहीं है, पर टाइटल मनन किया तो मुझे लगा बहुत देर नहीं करनी चाहिए, जो मेरे दिल में आता है मुझे कर लेना चाहिए, क्या मालूम समय कब रहेगा। और कोविड-19 ने तो बिल्कुल कमाल का रीसेट बटन दबाया पूरी दुनिया का। जैसे मोबाइल हमारा हैंग हो जाता है, जैसे आज ही अभी हम बात कर लें कि अपन सेशन स्टार्ट कर रहे थे, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, तो फाइनली मुझे करना ये पड़ा कि मैं पहले लॉग आउट हूं और वापस से लॉग इन करूं, मैं रीसेट करूं।
कोविड-19 ने हमारे सबके जीवन में रीसेट बटन दबा दिया है। तो ये काश वर्ड को आप कितना कम कर सकते हैं उसको कीजिए। मैं बात कर रहा हूं इस समय इतिहास से निकलकर हमारे इस लॉकडाउन पीरियड में कैसे सोचें, क्या करें। एक व्यक्ति ने सोचा, या मुझे याद आता है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जब अपने डेथ बेड पे थे, बहुत अपने आप को पंगु पा रहे थे कि कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मशीनें मेरे आसपास हैं। तब उन्होंने अपनी आखिरी जो कुछ बातें कही थी, उन बातों का मर्म कुछ इस प्रकार था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या होगा। ये सारी मशीनें, सारा पैसा, सारा वैभव सब खत्म है मेरे लिए, लेकिन शायद अगर मेरे साथ कुछ जाएंगी तो सिर्फ यादें जाएंगी। हमारे पास जीते जी हमको एक ऐसा समय ईश्वर ने दिया है कि इस समय हम कुछ बहुत मीठी यादें इकट्ठी कर लें इस पीरियड के अंदर। शॉर्ट में कहूं, टू द पॉइंट कहूं, इस लाइन के बीच की लाइन कहूं, तो वास्तविकता तो यह है कि कोविड-19 के बारे में पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी दहशत है, लेकिन उस दहशत के बारे में सोचते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। हमें कुछ इसी दौरान अपने आप में कुछ ऐसा ढूंढना है जिसमें हमारा मन लग जाए, हम आगे बढ़ जाएं। ये कोविड-19 हमारे जीवन की एक नई रोशनी की शुरुआत साबित होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग इज द ओनली पॉइंट, ओनली वे आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस कोविड-19 इशू। अगर पॉजिटिव थिंकिंग हमारी नहीं रही, कुछ नहीं कर सकते। या सॉरी, कोविड-19 के बारे में नहीं था, जनरल वीडियो था और कह रहा था पॉजिटिव थिंकिंग एक बार करने से नहीं होती। फिर दिन में कभी और एक मौके पे फिर एक बार बैठ के पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, फिर एक बार करने से नहीं होती। पॉजिटिव थिंकिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें अपने आसपास में सिर्फ उन व्यक्तियों से बात करनी चाहिए जो पॉजिटिव सोच सके। परिवार में से पॉजिटिव बात करें, कोई नेगेटिव बात करता है तुरंत दबा दें। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रखता है, जो होना है वो होके रहेगा। गीता में कहा था कि डर जैसा शब्द कुछ भी नहीं है, सिर्फ भविष्य में क्या होगा इसकी परिकल्पना कर लेना ही डर है। उस डर को बाहर निकालना होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास में सबसे बेस्ट तरीका होगा। और दूसरा जो बेस्ट तरीका होगा, जो हमारा थिंकिंग का प्रोसेस होना चाहिए, सोचने का तरीके में बदलाव लाना होगा, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु करना होगा जिसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। हम बड़े बड़े नाम देश के ले लें जिन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर हों, बहुत मोटिवेशन की बात करते हो, हम सुनते होंगे और सुनने के बाद कुछ समय के बाद वापस से फिर वही नकारात्मक सोच हम पर हावी हो जाती है। तो आप किसी को सुन लेने के बाद मोटिवेशन नहीं हो पाओगे। सबसे बेस्ट मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है। इसका भी एक दृष्टांत बहुत बेहतरीन याद आता है, जिसने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है, जिसको मैं आजीवन नहीं भूल सकता हूं। मैं जब बहुत छोटा रहा हूंगा, लगभग 1976 की बात है। मैं बिल्कुल स्कूल डेज में था और मेरे फादर चूंकि इंडियन एयरफोर्स में थे और हम उस समय गुवाहाटी में पोस्टेड थे। तो गुवाहाटी में मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट देखा था। उसने मेरे जीवन पर बहुत असर दिखाया है और शायद मैं जो बात आपके बीच में कहूं, आप भी उस पर ध्यान रखकर आपको कुछ लगेगा कि नहीं, वाकई यही तो तरीका होना चाहिए जीवन का, मोटिवेशन का। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक इतनी बड़ी अचार की बोतल बनी थी, शायद किसान कंपनी का एडवर्टाइजमेंट रहा होगा वो, मुझे एकदम याद नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट था, इतना याद आज भी आता है। और उस किसान की बोतल, एक अचार की बोतल बनी थी और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इस दुनिया में सबसे अच्छा अचार कौन बना सकता है। उसके ठीक बाद कुछ थोड़े छोटे शब्दों में लिखा था, निश्चित रूप से आप खुद। फिर अचार की बोतल दिखाई, फिर उसके नीचे लिखा और छोटे शब्दों में लिखा, आपके बाद कौन। यानी सबसे अच्छा अचार तो आप खुद बना सकते हैं, बोले आपके बाद कौन। तो छोटा से में लिखा,
अगर आप ना बना सकें तो फिर हम। मैंने उसको अपने जीवन में जोड़ लिया। अगर जीवन में सबसे अच्छा मोटिवेशन आपको कोई दे सकता है तो आप खुद। जिस दिन आप बहुत निराश होते हैं, तब आपके कोई मित्र, कोई गुरु, आपका परिवार का कोई सदस्य, आपका आपका धर्मपत्नी, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट करने आ जाता है। लेकिन किसी का मोटिवेशन काम नहीं करेगा जब तक आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन ना हो। हमें एक बड़े बदलाव की आवश्यकता इन दिनों हो रही है। आप विश्वास कीजिए, आप सबने बहुत कुछ पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है। और जब हिस्ट्री को देखते, मैंने कहा ना, हिस्ट्री हमें, इतिहास हमें कुछ ज्ञान देता है, कुछ सिखाता है। उस समय की कितनी कहानियां मैं यहाँ से ओवरलोड नहीं करूंगा, हमारा टॉपिक वो नहीं है। किसी को इंटरेस्ट हो जरा इतिहास के इन पन्नों को पलटाना हो तो इंटरनेट खोल लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि उन दौरान पेंडेमिक्स में क्या क्या हुआ है। आप सोचिए 1918-19 के अंदर भारत जैसे देश के अंदर 1.25 से 1.5 करोड़ लोग मरे हैं। सोचिए उस समय पॉपुलेशन भी कितनी कम रही होगी। मेरे को कोई याद नहीं, कुछ कहीं पढ़ा नहीं, कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा, बट शायद कोई 25 करोड़ रही होगी। उसमें लगभग 5% जनता मर गई सिर्फ पेंडेमिक से। कैसी त्राही त्राही मची होगी। हम सीखें उससे, कुछ सोचने का तरीका बदल दें। मेरे पर्सनल हिसाब से, अब मैं कुछ सीए वाली बात पर आता हूं, तो मेरे हिसाब से इस समय बिजनेस के लिए तो क्या करें, लेकिन जिस समय लॉकडाउन में है उस समय एक और बड़ी सोच रखें। जब अगर आपको किसी को मेरी बात अपील कर रही हो कि ज्ञान की कितनी वैल्यू होती है, तो फिर ज्ञान की तरफ बढ़े अपन। और ज्ञान में बढ़ने के लिए जिनकी उम्र आज की तारीख में 40 प्लस हो गई है, वो अपने बच्चों के ज्ञान को बढ़ावे की बात सोचे, और जो उससे कम है वो खुद भी किसी ज्ञान की बात को बढ़ाने की बात करें। एनीवे, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, हर उम्र का व्यक्ति ज्ञान के लिए आगे बढ़ सकता है। बट मैं अब इस समय जो ज्ञान की बात कर रहा हूं, वो कुछ व्यवहारिक ज्ञान जो कि हमारे वातावरण में काम आएगा, उस ज्ञान को लेने की बात करें, तो उसके ऊपर काम करें। देखिए ना, इस कोविड ने क्या हमको नहीं सिखा दिया कि हम दूर बैठकर भी इतना अच्छे से बात कर रहे हैं? क्या ये हमने सीखा नहीं, ज्ञान नहीं था? हमारे बच्चे बच्चे जो घर बैठकर सिर्फ सिर्फ आप देखिए उनका प्रोडक्टिव टाइम कितना है, तो आप पूरे दिन में पाएंगे मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा। क्यों? उनको बैठो, उनके साथ बैठो, उनको सिखाओ। मैं एक दिन, अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेट सर्च कर रहा था और किसी ने मुझे बताया, तो मुझे एक बहुत बढ़िया साइट मिली, udemy.com, UDEMY, udemy.com। अविश्वसनीय रूप से इतने शानदार शानदार ऑनलाइन कोर्स मात्र 500 रुपए में उपलब्ध। अरे 500 रुपए खर्च कर दिए और मानो उसके अंदर 13-14 घंटे के लेक्चर्स हैं। अगर आधा घंटे का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में उतर गया, तो 500 रुपए क्या कीमत रखते हैं? और क्या नहीं, अपने बच्चों से पूछें कि उनको क्या सीखने का मन है। वो बोले गिटार सीखने का मन है, उसका कोर्स वहां पर है। आप कहते हैं फोटोग्राफी सीखने कोर्स है, वो है। जरूरी थोड़ी है कि साइंस का ही कोई कोर्स लेंगे हम, जरूरी थोड़ी है मैथमेटिक्स का कोर्स लेंगे। कोई दबाव नहीं देना हमको उनको। तो इस तरह की 2500 साइट आपको वहां उपलब्ध है। तो जो अभी परिवार के लिए आपको सोचना है, पहले तो एक निश्चित मानिए, इस समय को अगर प्रोडक्टिव टाइम में अगर कन्वर्ट करना है, आपको पॉजिटिविटी में रखना है आपको। मैं इस समय बिल्कुल उस तरफ बात ही नहीं करूंगा कि जितनी घबराहट इस बात को लेकर पूरे विश्व में चल रही है, वो क्या, वो बिल्कुल नहीं करूंगा। हम व्हाट्सएप से लदे पड़े हैं, इतने सारे मैसेज से लदे पड़े हैं, उसकी बात नहीं करूंगा। बट डरे नहीं, प्रिकॉशन तो लें। कहा ना कहा ना कि दुनिया की सबसे बड़ी आग को एक कप पानी से बुझाया जा सकता था, लेकिन सही समय पर। कितने मैसेज हम पढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति निम्बाड़ा से, सिर्फ इंदौर से एक छोटे से काम के लिए आया था, एक लालच में आया था, उस समय निम्बाड़ा 150 के केस क्रॉस करवा चुका है उस एक अकेले व्यक्ति की वजह से। और भी कई माइनॉरिटीज वालों के कितने किस्से हम सुन रहे हैं। तो इस समय आप जब लॉकडाउन में घर बैठे हैं, तो जरूर से ज्ञानवर्धन की बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करें। हर उस मित्र को बारंबार बात करें, दिन में शायद 2 बार बात करें, जो बहुत पॉजिटिव सोचता हो, हर चीज में पॉजिटिव सोचता हो। न्यूज को देखें जरूर, डरे नहीं, प्रिकॉशंस लें। अब बात आती है कि अब हमारे पास में ये कोविड
कैसे भी करके निकल जाएगा। कोई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं बस 15 दिन की और देर है, कोई कहते हैं सितंबर एंड तक चलेगा। अरे जो भी चलेगा चलेगा, जो हमारे हाथ में नहीं हम उसके बारे में ज्यादा सोच के करें क्या। एक सुनील जैन साहब को फोन लगा के पूछें, या अतुल जी को पूछें, या किसी अन्य व्यक्ति को पूछें, उसको पूछने से उसको क्या मालूम है, वो भी एक अंदाज दिए जा रहा है अपने। छोड़िए, जो होना होगा। लेकिन अब समय आ गया है, ये निश्चित मानिए, मैं अपने पूरे जो मैं नॉलेज ले पाया हूं, मेरे अपना अनुभव है जीवन का, उन सब से जो मैं कह पा रहा हूं, निश्चित रूप से मानिए अब की बार का पेंडेमिक हमारे पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। अब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ेगी। वही ज्ञान, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ज्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, इसके लिए हर व्यक्ति कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, उसके लिए किसी की सहारा मिलता है। एक उदाहरण के लिए, हम में से बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिनके बच्चे स्कूल गोइंग रहे होंगे। अब उनके लिए एक उदाहरण देता हूं कैसा स्मार्ट वर्क होता है। सालों साल पहले मैंने एक छोटी सी किताब पढ़ी, वैदिक मैथमेटिक्स। आप कभी बाजार से ले आइएगा, बाजार छोड़िए, आजकल तो इंटरनेट से भरा पड़ा है, वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले इंटरनेट पे ढूंढिएगा, आप दंग रह जाएंगे कि हम किस कैलकुलेशन का तरीका क्या अपनाया करते थे और कितने अच्छी अच्छी चीजें मौजूद हैं। शिव खेरा ने कहा, महान व्यक्ति कोई काम अलग नहीं करते, उनका तरीका अलग होता है। वैदिक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा उदाहरण जैसा इस समय तुरंत याद आता है कि अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 हो और उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करना हो, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर करना हो, लाइक 15 का स्क्वायर, हमारा बच्चा कैसे कैलकुलेशन करता है, करने तो दोस्तों सिखा रहे हैं, उसको एक अल्टरनेट तरीका सिखाओ। वैदिक मैथमेटिक्स कहती है कि किसी भी संख्या के पीछे 5 है और उसका स्क्वायर करना है, जैसे 15 × 15, तो 5 और 5 का गुणा 25 होता है, 25 तो लिख ही दो, और 5 के आगे कितनी संख्या, 1 है, 1 को इसकी अगली संख्या 2, 1 और 2 का गुणा करो 2, तो इस 15 और 15 का स्क्वायर 225 हो गया। उदाहरण के लिए 35 का स्क्वायर करना है तो 5 और 5 का गुणा 25 पीछे लिख दो, आगे 3 है, 3 का अगली संख्या 4, 3 × 4 12, 1225 है 35 का स्क्वायर। कोई कहे 105 का स्क्वायर बताओ, 105, तो 5 और 5 पीछे है तो उसका स्क्वायर हो गया 25, उसको लिख दीजिए, आगे 10 है, 10 की अगली संख्या 11, 10 × 11 110, आंसर है 105 के स्क्वायर का आंसर है 11025। जिसने कभी इसको नहीं सुना होगा, या इस समय मेरे को सुनकर चकित नहीं हो रहा होगा। और सोचिए ना, हमारे बच्चे जब इस तरह की बातों को सीखे होंगे और जब वो दुनिया के सामने जाएंगे, अर्थव्यवस्था के सामने जाएंगे, तो क्या अलग नहीं पहचाने जाएंगे। मैंने कहा, कोविड के बाद हार्ड वर्क नहीं, अब हमको स्मार्ट वर्क सीखना पड़ेगा। अरे हम जैसे व्यक्ति जो ऑफिस लेके बैठे, स्टाफ लेके बैठे, हमने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है कि अब हमको वर्चुअल ऑफिस कैसे चलाना है। सारा हमारा स्टाफ घर बैठे, हम यहाँ बैठे, कैसे उसे मॉनिटर करेंगे, सारा काम सब अपनी जगह बैठ के कर लेंगे। स्मार्ट वर्क का जमाना है। आपको अपने बिजनेस के मॉडल पे सोचना होगा, आप क्या कर रहे हैं। कोनिका को याद रखिएगा, नोकिया को याद रखिएगा कि आप लगातार रूप से जो कर रहे हैं उसी में विश्वास करके वही सोचते रहेंगे तो ये व्यवस्था को बाहर कर देगी। डार्विन्स को याद कीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर को याद कीजिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इस व्यवस्था के हिसाब से फिट रहेगा वो रहेगा, बाकी सब बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो बिजनेस के अंदर एक बड़े बदलाव की जरूरत है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कहूं कि किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने का बड़ा सरल तरीका होता है, बहुत सरल तरीका। एनीवे, कोई मशीन की बात नहीं कर रहा हूं कि बस उसमें कुछ कागज डाला और पैसे निकलेंगे, बट एक सरल तरीका है। सरल तरीका क्या है, ज्यादातर लोग बिजनेस के अंदर किस पर ध्यान देते हैं, कैसे सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट कम हो रहा है। मैं दूसरा तरीका, एक और सरल तरीका बताऊं, कोई मैं नहीं बता रहा हूं, सब आपको मालूम है, बस मैं तो याद दिला रहा हूं। अरे किसी भी व्यवसाय का मुनाफा जो होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है। आप सेल बढ़ाकर इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हो, करो, वो भी पूरी कोशिश करो, बट साथ के साथ एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान दो। अगर आप किसी तरह से व्यवसाय के कुछ खर्चों को
तरीके से कम कर सके तो आपका प्रॉफिट यूं भी बढ़ जाएगा। इट इज ए स्मार्ट वर्क। तो हमारे पास में स्मार्ट वर्क की बहुत आवश्यकता है। बिजनेस के मॉडल को बदल देने की आवश्यकता है। एक गेम चेंजर के रूप में मैं देखता हूं कोविड-19 को। अभी अभी एक बात सुनी थी इंदौर के अंदर ही कि एक होटल वाले ने अपनी बात को कहा, हाँ मेरे हिसाब से होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री बहुत बड़ा हिट लेने जा रही है कोविड-19 के बाद। कैटरिंग वाले बहुत बड़ा हिट लेने जा रहे हैं। लेकिन वो होटल इंडस्ट्री ने अभी से कितना पॉजिटिव सोचना शुरू किया और उसके ऊपर प्रचार प्रसार भी चालू कर दिया। क्या कहा उसने, क्या कर लिया? उसने कहा कि हम अपने होटल के अंदर की सारी व्यवस्था बदल रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट दूर दूर कर रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि आप अपना ऑर्डर पहले प्लेस कर दोगे, आप जैसे ही आओगे आपके टेबल पर सब कुछ तैयार मिलेगा। ये क्या है? ये स्मार्ट वर्क है, समय के साथ बदलने की बात है। मैं ये नहीं कहता कि जो व्यक्ति पूरा अपने आप को बदल लेगा वो पक्की बात से सफल हो जाएगा, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट को लेकर एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल कहें तो एक ऐसा रूल जो हर बार सटीक बैठेगा, हर बार, जिसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल ये है, नॉट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। कोई भी समय निकल जाए, कोई भी समय आ जाए, जीवन के किसी भी दौर पर आप हो, आप इन्वेस्टमेंट का ये रूल अगर अपने साथ लगा लोगे तो संभावित रूप से बहुत बड़ी विपदा का सामना नहीं करोगे आप। एंड दैट इज नॉट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी कि एक ही टोकरी में सारे अंडे ना रखें। एक भी अंडा अगर सड़ गया तो पूरी टोकरी के अंडे को खत्म कर देगा। शायद ज्यादातर लोगों तक मेरी बात पहुंच गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखो। और ये नियम इंग्लिश में लिखा है, बोला है, इसके मतलब कोई इंग्लैंड वालों ने नहीं बनाया है, ये हम लोगों ने भी बनाया है। याद कीजिए हमारा पुराना समय, जब हम छोटे रहे होंगे और हम कहीं बाजार जा रहे होंगे या शहर के बाहर जा रहे होंगे तो हमारे माता पिता हमेशा से ये कहते रहे होंगे, या अगर आज हम माता पिता और हमारे बच्चे छोटे और बाहर जा रहे तो आज भी हम यही कहते हैं, बेटा सारे पैसे एक ही जेब में मत रखना, अलग अलग जेब में रखना। कुछ अटैची में रखना, कुछ पर्स में रखना, कुछ पीछे की जेब में रखना, कुछ अंदर की जेब में रखना। ये क्या है? ये वही तो फिलॉसफी है, नॉट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही टोकरी में सब कुछ नहीं रखना। बस हो गया काम हमारा। ये इन्वेस्टमेंट की सारी फिलॉसफी अब मुझे नहीं बताने की जरूरत। तो याद कीजिए, मैं आपसे कह चुका हूं, मेरी एक एक बात मेरे फाइनल पॉइंट तक पहुंच रही है। और अब आगे कोई पूछना चाहता है, नहीं सर बताइए आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या? अरे अभी आपसे मैंने क्या कहा, नॉट टू पुट ऑल एग्स इन बास्केट। और एक और बात क्या कही, सबसे अच्छा ज्ञान आप खुद आपके पास से निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं, आपकी सारी बातें, सब कुछ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिसको चोट लगती है उसका दर्द उससे बेहतर कोई नहीं जानता, डॉक्टर नहीं जानता, उसका खुद के माता पिता नहीं जानते। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद तय करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले, थोड़ा उसके भी अनुभव उसके साथ जुड़ जाएं और आप अपने इन्वेस्टमेंट को रीशफल कर सकते हैं। समय के साथ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई लोग कहते हैं सब म्यूचुअल फंड का क्या, शेयर मार्केट का क्या, और गोल्ड सिल्वर प्रॉपर्टीज का क्या। जल्दबाजी मत कीजिए, सोचिए थोड़ा सा। पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर लीजिए। जहां तक म्यूचुअल फंड और शेयर्स की बात है, अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब हमने तो अपना अमुक, हमारा कुल 100 रुपए थे, 100 में से सिर्फ 20 रुपए शेयर में डाल रखे, क्या बेच के निकल जाएं? मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है। आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलिए जो सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है, उससे सलाह दीजिए, अपना पोर्टफोलियो उसको बताइए कि मेरा पोर्टफोलियो ये है और इस समय मेरे को अगर शिफ्ट करना है तो क्या करूं, क्या निकल जाऊं। मेरा पर्सनल व्यू कहता है कि ऐसे खराब दौर पे निकलने के बजाय अपने पोर्टफोलियो को में बदलाव कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले समय के अंदर स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री बहुत शानदार काम करने वाली है, क्योंकि सरकार के पास में इसके बाद जो ये कोविड के बाद जो स्थिति आएगी, उस स्थिति के बाद में सरकार के पास में जितने हम देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, वर्कर सब अपने घर लौट गए हैं। सरकार के पास में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सिर्फ
सिर्फ उनके पास में रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्चा करना पड़ेगा, और जब वो खर्चा करेंगे तभी एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा, लोगों को काम मिल सकेगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा एकदम से बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सीमेंट स्टील इंडस्ट्री काम करेगी। सिंपल लॉजिक है। लग्जरी आइटम से के शेयर से हमको निकलना चाहिए, हमको फास्ट मूविंग कमोडिटीज की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसी चीजें जो हमारे रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें, हमें बहुत सरलता से मालूम पड़ता है कि किस तरह की बातों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है अर्थव्यवस्था के अंदर, हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। समय की अपनी एक सीमाएं हैं। मुझे कहा गया कि बेसिकली एक सीमा के अंदर बात की जाए, और ताकि आपके कुछ प्रश्नों के जवाब भी मैं ले सकूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं, कि अगर कोई व्यक्ति के मन में बड़ा डर बैठा हुआ है तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समय है, निकल जाएगा। चलिए, मैं अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए कहीं आगे बढ़ूंगा। मैं पहले एक बात मैं चाहूंगा कि जो भी मॉडरेटर मेरे साथ जुड़े हैं, अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो जरा मैं उन प्रश्नों को थोड़ा डील कर लूं, और अगर समय ने परमिट किया तो कुछ बात को आगे बढ़ाऊंगा। मॉडरेटर्स प्लीज। जी, we are now about to start with Q&A session. रिमार्क मैं बहुत लास्ट में देना चाहूंगा। चलिए, अब अपने कोई प्रश्न हो विशेष रूप से तो जरा वो आगे। जी, कपिल जी, प्लीज स्टार्ट विद Q&A सेशन। जी सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय देके हमारे लिए इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातों की। सर, अभी आजकल हर जगह एक ही बात चल रही है कि जीएसटी व्यापारी को बहुत डरा रहा है। क्या वास्तव में इतना डरावना है क्या जीएसटी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। व्यक्ति यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। कुछ लोग जो मुझसे जुड़े होंगे वो इस समय व्यूअर के रूप में होंगे, तो सोच रहे होंगे कि सर तो जीएसटी पे बात करेंगे। आज तो दिल से बात की है। अगर किसी को जीएसटी के बारे में और समझना है और अपडेट रहना चाहता है तो आज बड़ा कोइंसिडेंस है कि हमारे शहर के ही एक ऑर्गेनाइजेशन सीटीपीए और एमपीटीएलबी प्रदेश का एक ऑर्गेनाइजेशन ने जस्ट इसके आधे घंटे बाद 5:30 बजे से मतलब 5:30 बजे से 7 बजे का एक प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर इस साल में कोविड-19 के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। चलिए, प्रश्न पे आता हूं। क्या जीएसटी बहुत कठिन है? उसका एक सरल सा जवाब देता हूं मैं, शायद सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जवाब देता हूं। ऐसा है, जीएसटी लॉ ऑफ लैंड है, इस धरती का कानून बन चुका है। हम अगर मिलके तय कर लें, सब मिलके तय कर ले बहुत खराब है तो भी होगा कुछ नहीं। बट एक लाइनर आंसर दूं मैं, एक लाइनर, क्योंकि जब मैं किसी चीज को लेता हूं तो हमेशा इतिहास से जोड़ता हूं उसको, और इतिहास के अंदर जब इतिहास को देखता हूं जीएसटी जैसी बात को लेकर, तो जीएसटी इज ए फंडामेंटल फैबुलस कंसेप्ट, अनमैच्ड। लेकिन जिस तरह से इसको लाया गया, लगाया गया, और जिस तरह से इसके एडमिनिस्ट्रेशन में खामियां रही, वही हमें तकलीफ दे रही है। अदरवाइज का ओरिजिनल कंसेप्ट जिसके आधार पर ये बना है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उससे बेहतर कुछ अर्थव्यवस्था में हो नहीं सकता। अभी समय नहीं है कि मैं बताऊं कि क्यों अच्छा है वो, किस तरह से, किन मायने में कंसेप्ट अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे देश में जिस तरह से लगाया वो बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है, बट ओवरऑल कंसेप्ट कितना अच्छा है। कभी कोई मौका किसी और मौके पर कभी मेरे का ऐसा कारण बना और आप मुझे सुने तो मैं बताऊंगा कि जीएसटी दुनिया में कहां लगाया गया और क्या उनके रिजल्ट्स रहे हैं, वो इतिहास हमको सिखाता है। और जो कुछ आज मैंने आपसे सारी बातें शेयर की है, वास्तविकता में वो मैंने कोई प्रिपरेशन के बगैर की है, वो सब की है जो मैं अपनी फिलॉसफी रखता हूं, जैसे मेरा सोचने का तरीका रखता हूं। मैंने वही कहा, इतिहास मुझे सिखाता है, ज्ञान मेरे को पावर देता है। मैं अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन में बहुत विश्वास करता हूं। डार्विन्स की थ्योरी मेरे दिमाग में हमेशा बनी रहती है कि सिर्फ जो फिट होगा वही यहाँ पर रहेगा, बाकी लोग। हेलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज विपुल। सर, मैं वो एक चीज और पूछ रहा था कि मनी और फैमिली को जीवन में अभी फिलहाल में कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? दोनों की अपनी महत्वता है। मैंने एक इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल बताया, नॉट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। जी, ये निश्चित बात है, किताबें कहेंगी हमको सब कुछ है वो तो परिवार है, पैसा तो आता जाता रहेगा, ये बात
पर्सनली मेरा व्यू है ये, शायद हर कोई व्यक्ति एक मत ना हो। ये निश्चित है परिवार से ऊपर कुछ नहीं है, बट सिर्फ परिवार से भी कुछ नहीं होता। मनी की भी अपनी बहुत महत्वता होती है, एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। मैं अपनी फिलॉसफी को फिर यहाँ बीच में इंसर्ट करूं तो यही कहूंगा, किसी भी चीज की अति खराब है। बस अगर आप सिर्फ परिवार 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 देखोगे, अति वो करोगे तो भी तकलीफ खाओगे, और सिर्फ पैसा पैसा देखोगे तो भी तकलीफ में जाओगे। इसलिए एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। सर एक क्वेश्चन और था, अभी सब जगह से एक बात उठ रही है कि अभी जैसे व्यापारी वर्ग घर पे बैठा हुआ है और जीएसटी की रिटर्न की डेट सामने आ रही है, तो क्या सरकार अभी इंटरेस्ट, लेट फी या इसकी कुछ डेट बढ़ने की कुछ मियाद बढ़ाएगी? हाँ, बहुत बढ़िया। ये मैसेज आपने मेरे से पूछा, इस फोरम पे बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे। बट मैं आपको अभी अभी बोला हूँ कि जितने चेंजेस हुए हैं अभी मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एक शॉर्ट में कह दूं तो एक बहुत बढ़िया बात कहना चाहूंगा कि जो जितनी भी तारीखें हैं वो सारी तारीखें बढ़ा दी गई हैं, अच्छी खासी बढ़ा दी गई हैं। आप निश्चित रूप से लॉकडाउन पीरियड के अंदर इसकी चिंता ना करें, और अगर जस्ट मिनट, इसकी चिंता ना करें। एक मिनट, मेरे इधर से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। यस, आई एम बैक। तो इसकी चिंता ना करें, तारीखें बहुत अच्छे तरीके से सारी बढ़ चुकी हैं। उदाहरण के लिए कल ही एक नोटिफिकेशन आया 18-19 के लिए, जो जीएसटीआर 9C फाइल करने की तारीख है, जो सरकार ने पहले ही बढ़ाकर 30 जून कर दी थी, लेकिन 30 जून अभी सामने आ रहा था, लोग शायद घबराहट के साथ थे, लेकिन कल ही एक नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत उस तारीख को बढ़ाकर सीधा 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है। मैं आपको इसी बहाने से बताना चाहूंगा, बीइंग चार्टेड अकाउंटेंट, मैं इस समय घर से बैठकर लगभग ऑफिस का कोई विशेष काम नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है तारीख इतनी बढ़ चुकी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन भी खुल जाएगा उस दिन मैं काम शुरू कर दूंगा। थोड़े और समय में वर्चुअल ऑफिस चालू कर लूंगा और घर से ही बहुत सारे काम कर पाऊंगा। और आप दूसरी बातों पे ध्यान दीजिए, जीएसटी की डेट्स का बिल्कुल ध्यान रखें। जी सर। सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पर्सनल है कि हाँ जी। आपके जीवन में इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे हैं तो निश्चय आपने कड़ी मेहनत की होगी, और आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ईमानदारी से कहूं तो परिवार तो बहुत महत्वपूर्ण है ही मेरे लिए, लेकिन फिर मैं अपनी ही पूरी चर्चा में एक चीज निकालता हूं आपके लिए। हम सबके अंदर एक महावीर है, और सिर्फ हमें उस महावीर को जगाने की जरूरत है। मैं सिद्धांतवादी व्यक्तियों में से अपने आप को गिनता हूं। मैं लोगों को सुनता हूं, किताबें पढ़ता हूं, जिनको भी सुनता हूं कि जितनी अच्छी बातें होती हैं उनको कहीं ना कहीं ग्रहण करता हूं, कई जगह उनको नकार देता हूं, अपने जीवन के खुद सिद्धांत तय करता हूं, बस अपने खुद के नियम बनाता हूं और फिर उसी नियम को पालन करने के लिए आगे बढ़ता हूं। तो ईश्वर ने, मेरे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो तो साथ हमेशा रहा ही है, लेकिन उसके साथ में सिर्फ जो अपने सिद्धांत पे चलते रहे, खुशी क्या है, सिर्फ मन की एक स्थिति है। हमारे पास में अगर सफलता क्या है, वो भी मन की स्थिति है। अगर हमको लगता है कि हमने आज अपने एक मित्र की एक सड़क चलते किसी व्यक्ति की थोड़ी मदद कर दी है और हमें बहुत खुशी मिल गई, उसको ही सफलता मान रहे तो सफलता है। सो आई फील सो कि बस खाली अपने सिद्धांत, एक ईमानदारी से अपनी मेहनत, अपने प्रोफेशन के प्रति मेहनत करना, ये शायद कारण रहे होंगे। कभी सोचा नहीं इतना गहरा जितना आपने पूछ लिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ प्रश्न? आगम जी। जी सर, एक प्रश्न एफबी के थ्रू आया था, फेसबुक के थ्रू। विद्या भूषण त्यागी जी ने पूछा था, टोटल कैपिटल का कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? शेयर मार्केट को लेकर मैं बहुत नजदीक से जुड़ा रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि आप चाहे कितने पैसे वाले व्यक्ति हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट के एक हिस्से में, चाहे शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, बैंक में डिपॉजिट हो या प्रॉपर्टी हो, मेरे हिसाब से आपको अधिकार ही नहीं बनता, पैसा आपका है, लेकिन आपको अधिकार ही नहीं बनता कि किसी एक हिस्से में 25% से अधिक का इन्वेस्टमेंट करें आपके टोटल वर्थ का। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको अधिकार नहीं बनता, क्योंकि आपका
आप अकेले नहीं हो आपके पैसे पे, आप भले ही आप ही मुखिया हो, लेकिन आपके उस पूरे पैसे पे पूरा परिवार का अधिकार है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसलिए आप अकेले रहकर पूरा शेयर मार्केट में लगा देते हो, ये कहते हो कि मैंने कमाया, कौन किससे पूछना है मेरे को, तो मैं कहता हूं आप गलत कर रहे हैं। चाहे कितना अच्छा मुनाफा दिख रहा हो, किसी बिजनेस में कितना अच्छा, कितने में कितना, एक फिक्स फॉर्मूला मैं अपने जीवन में बना के चलता हूं, बनाने की कोशिश करता हूं। बहुत रोज कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठता, बट कोशिश करता हूं कि मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% ज्यादा किसी एक पोर्टफोलियो में नहीं जाना चाहिए। जी, one of our question from chat, how will the chartered firms will conduct the audits keeping social distancing in mind? वेरी इजी, अब बहुत सरल है। मैं बहुत सीरियसली सोच रहा हूं, और जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त या कंसल्टेंट लोग जुड़े होंगे, आप विश्वास कीजिए कि पूरा जमाना सॉफ्टवेयर का आने वाला है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिलने वाला है इस कोविड-19 के बाद में। हर चीज सॉफ्टवेयर ड्रिवन होने वाली है, और ये जो कह रहे हैं ना कि वर्चुअल ऑफिस बड़ी आसानी से हो सकेगा। और प्योरली अगर फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अगर फोरम होता तो मैं उस पर डिटेल में बात करता। मुझे कम से कम 15 मिनट लगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले किसी समय पर कोई ना कोई अच्छा डिस्कशन शहर के लेवल पर मेरे द्वारा, किसी के द्वारा होगा, जिसके अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स यानी कि कंसल्टेंट फर्म को किस तरह से ऑटोमेशन करना चाहिए और कैसे दूर बैठकर भी डिस्टेंसिंग के साथ अपना काम कर सकेंगे। हमारे ऑफिस के अंदर हमने जब से ये लॉकडाउन लगा है 22 तारीख को, 22 मार्च को, उससे पहले 13-14 तारीख को ही मैंने अपने ऑफिस के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर एक एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसके अंदर सारे स्टाफ को कह दिया था लगभग किसी भी क्लाइंट को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड में कीजिए। आप बहुत जरूरी हुआ तो उसको बिल्कुल रुकने का मौका मत दीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे रवाना कीजिए, और हम आसानी से कर सकते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र हैं वो अलग से किसी फोरम पे जब बात होगी तो मैं बहुत डिटेल में कभी बात कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने उस मुद्दे को छेड़ दिया तो एक लंबा समय उस पर निकल जाएगा। One more question from Ashay ji, how do you advise to deal in garment industries as it will face a big hit post COVID? Obviously, not only garment industry, every industry is going to get a big hit. आशय, एक बहुत अच्छी लाइन और सुनाता हूं आपके बहाने सबको, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सीखता हूं मेरे आसपास के वातावरण से। जैसे एक पेड़ से सीखता हूं कि जब हम बड़े हो जाएं, जब हमें फल लगने लग जाएं, तो नीचे झुकना चाहिए, तो ये पेड़ सिखा देता है मेरे को। तो वैसी एक और लाइन मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है आशय, इस बहाने बहुत सारे लोगों को कुछ बात शायद पहुंच जाएगी। जिसकी जीवन की कोई भी तकलीफ हो, एक बात याद रखना बस, आज तक दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा ताले का निर्माता पैदा नहीं हुआ जिसने सिर्फ ताले बनाया, निश्चित रूप से चाबी भी बनाई। आपकी कितनी कठिन प्रॉब्लम, गारमेंट इंडस्ट्री छोड़िए, अपने व्यवहारिक जीवन का देखिए, अपने पारिवारिक जीवन का देखिए, कितनी कठिन प्रॉब्लम आपके सामने हो, सिर्फ रुकिए, सोचिए, कोई अच्छे सलाहकार रखिए अपने साथ में, अच्छे मित्र रखिए, जरा सोचिए। वो फिर किसी कोई मौका हो तो अच्छे मित्र की परिभाषा पे चर्चा भी हो सकती है। बट हाँ, कुल मिला के जब उन पे देखेंगे आपको, तो खुद एक दिन अचानक से आपको आश्चर्य लगेगा कि हमको अपना खुद का जवाब मिल गया है। आप देखिए, अगर आपको गारमेंट इंडस्ट्री या किसी में डील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत स्टॉक हो गया, हमारा तो स्कूल का टाइम था, यूनिफॉर्म बना के बैठे तो पूरा चौपट हो गया, लोग पैसे नहीं आ रहे हैं, या आपकी तकलीफ नहीं है, हर इंडस्ट्री की तकलीफ है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ज्यादा परेशान हैं, सब लोग परेशानी में। लेकिन हम जो सीए फील्ड से जुड़े हुए लोग कोई सुन रहे होंगे तो अच्छे से जानते हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम पढ़ा करते रहे थे, और उसमें एक लाइंस हमेशा पढ़ी थी, अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज इनफ्लो। सोचिए, अगर आपके स्टॉक के पास 10 लाख का स्टॉक और आपको लग रहा है ये तो अब तो खत्म है और हमारा तो पूरा नुकसान हो जाएगा, अब तो ये कोई खरीदेगा नहीं, स्कूल का टाइम निकल गया, कौन खरीदेगा। अगर कोई कहता है, एक उदाहरण ले रहा हूं, प्लीज इससे निर्णय मत ले लीजिएगा आपका, बट उदाहरण के लिए अगर कहता है कोई 3 लाख में ले रहा है और आपको लगता है आगे समय और खराब दिख रहा है, 4 लोग कह रहे हैं, तो 3 लाख में निकालिए। शायद किसी दिन वो 3 लाख का माल 1 लाख में बिकने को तैयार ना हो, तो भी आपने 2 लाख कमाए। इसे कहते हैं अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज इनफ्लो। सो इसके अंदर हमको इंडस्ट्री ही से निर्णय नहीं होगा, गारमेंट का जवाब नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल अफेयर्स देखने पड़ेंगे। शेयर मार्केट में मैंने कोई शेयर खरीदा, आपने भी खरीदा, आपने भाव गिर गए, मैंने तुरंत बेच दिया, आपने नहीं बेचा,
आपकी होल्डिंग कैपेसिटी थी, आपको ब्याज नहीं लग रहा था। मेरे को परेशानी आ रही थी, मेरे सामने रोज दरवाजे पे आदमी खड़ा था पैसे लेने के लिए, मुझे बेचना पड़ा। तो हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग है, काम दोनों शेयर्स में कर रहे हैं। तो रियली आप वापस से रीथिंकिंग प्रोसेस, थिंक थिंक एंड थिंक। मैं कहता हूं जीवन में हमेशा कि अगर अगर अच्छा निर्णय लेना है तो जितना समय लगा सको आपके विचार पर लगाओ, सोचो और सोचो और सोचो। सोचने के कोई पैसे नहीं लगते। एक चुटकुला है ना कि एक व्यक्ति ने मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, यार मैं ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहा हूँ, कितने पैसे लगेंगे? दूसरे ने कुछ अंदाज से कुछ फिगर बताई, तो फिर अल्टीमेटली अर्थ ये निकला, कुछ पैसे नहीं लगेंगे, अभी तो सोच ही रहे हैं ना। तो खूब सोचिए आप, निश्चित रूप से आपको कभी कभी आश्चर्य होगा। और मेरे को क्या बोलना है, आप खुद ही याद कीजिए ना अपना खुद का अनुभव। जीवन में कई बार कई विकट स्थितियां आई और आप बहुत सोचे और अचानक से एक ऐसी रोशनी आपको मिली, तो आपको लगा ये तो बात ही खत्म हो गई पूरी। तो मैं ये नहीं कहता, मैं इस फोरम से ये नहीं कह पाऊंगा कि जो आपका लॉस है उसका कोई एक आइडिया दे दूं मैं और उससे लॉस खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। आपकी इंडस्ट्री को आप बेहतर समझते हैं, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अपने और जो इस फील्ड में आपसे सीनियर हैं उनसे सलाह लीजिए और उनसे बात कीजिए, आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। जी, नरेंद्र जी का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है सर। व्हाट विल बी रोल ऑफ एजुकेशन आफ्टर कोविड-19 स्पेशली द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी? बहुत शानदार। इंडस्ट्री की बात करूं तो बात अलग है, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, अपना अपने एजुकेशन इंडस्ट्री को इतना बड़ा मोमेंटम मिलने जा रहा है। आप ये दुनिया वो मैं कुछ नहीं कह रहा, इतिहास सिखाता है हमको। जब जब मद्दी आई है और दौर ऐसा निकला है तो हेल्थ के ऊपर और मेडिकल के ऊपर हमेशा लोगों का खर्चा बढ़ा है। और मैंने भी आज के डिस्कशन में कहीं बात को दोहराया है, तो यही तो कहा है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप खर्चा कीजिए, जितना खर्चा कर सकते करिए, ज्ञान बढ़ाइए। यही आपको दुनिया के सामने स्मार्टर बनाएगा। हार्ड वर्किंग आज की तारीख का कोई फंडामेंटल पॉइंट नहीं बचा है। आज की तारीख में स्मार्ट वर्क ही तरीका बचा है। तो निश्चित रूप से अभी शुरुआत में दौर में ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ा हिट लेने जा रही है, क्योंकि सब डिस्टेंस एजुकेशन कंसेप्ट पे जाएंगे। हो सकता है अगर नरेंद्र जी जो भी होंगे, अगर वो एक एजुकेशन इंडस्ट्री से होंगे, उनके कॉलेज की सोच रहे होंगे, तो जरूर परेशानी का मुद्दा हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना, अभी इस कोविड पीरियड में आप सोचिए क्या नया कर सकते हैं। मैंने एक हिंट दिए खाली कि कैसे होटल इंडस्ट्री वाले सोचने लगा है कि मैं दूर दूर टेबल लगाऊंगा, बुफे बंद कर दूंगा, ऐसी व्यवस्था रखूंगा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो अलग सोचकर, समय के साथ सोचकर कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में भी कोई अगर व्यक्ति है तो वो भी ऐसा विचार करे तो बात की जा सकती है। अगर कोई किसी दिन ये फोरम इसी बात के लिए डिस्कस कर रहा हो कि चलो आज गारमेंट इंडस्ट्री पे खाली डिस्कस करते हैं, आज से गोल्ड इंडस्ट्री में डिस्कस करते हैं, तो फिर मैं अपने इनपुट अलग से दे पाऊंगा। लेकिन इसे यूनिवर्सली कुछ भी बात कहना शायद गलत हो जाएगा। जी, अर्पित जी कोठारी का एक प्रश्न है, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडियन मार्केट्स? डज इन्फ्लेशन विल राइज? डू करेंसी विल बी डिवैल्यूड? एनी प्रिकॉशन टू बी टेकन इन एडवांस? जी अर्पित जी, बात आपका प्रश्न बहुत जायज है। सबके मन में यही शंका है एंड आई फील सो। मैं बहुत छोटा हूं उस बात के लिए, लेकिन फिर भी अपनी बात जो मेरा मन कहता है वो आपसे शेयर करूंगा। आप 4 लोगों से पूछ लीजिए, 10 से पूछ लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, नेट पढ़ लीजिए, हर जगह 2 मत मिलेंगे आपको। फिर क्या करें? सुनील जैन साहब कुछ बोल देंगे तो वो कौन से पत्थर की लकीर हो गई। बस मैंने जो आज का डिस्कशन लिया है जरा उस पर ध्यान दो आप। Not to put all eggs in one basket. Divide your risk, divide your returns. Remember Ratan Tata is saying, अभी कमाना नहीं, योजनाएं बड़ी मत बनाओ, अभी तो जिंदा रहो। मैं कहता हूं आज की तारीख में बस अगर हम ये कर पाए अगले 2 साल के अंदर कि हम अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को इंटैक्ट रख पाए, तो इससे बड़ी कमाई इस दौरान नहीं होगी। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दीजिए, बस डिवाइड कर दीजिए और बहुत रिस्की वाले प्रोडक्ट्स पे मत जाइए। आप शेयर मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आपको कोई बहुत बड़ा लोड उसको लेकर कोई लोन्स वगैरह नहीं है। रिशफल कर लीजिए, नए सिरे से इस समय शेयर मार्केट में पैसा डालना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। जी, एक और क्वेश्चन आया है सर, वन फ्रॉम एफबी आया, फेसबुक से क्वेश्चन आया है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे सर जी? अभिनव मेहता जी का क्वेश्चन है। हाँ, मैंने शायद अभी पुराने डिस्कशन में ऑलरेडी कह दिया कि अगर शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो आप स्टील, सीमेंट, कुछ एजुकेशन इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड हो गई,
तो हमारा विजन कहता है कि इंडस्ट्रीज आगे एक्सप्लोर करेंगे। बस जब एजुकेशन इंडस्ट्री को देखे तो जरूर देखिएगा उनका मैनेजमेंट कितना डायनामिक है, क्योंकि अगर वो कंजर्वेटिव नेचर का होगा तो वो नोकिया और कोडेक की तरह सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाएगा, फिर वो कितना ही बड़ा नाम इस समय हमारी इकोनॉमी में दिखता होगा। नोकिया कोई छोटा नाम नहीं था। हमें देखना है उसका मैनेजमेंट कितना डायनामिक सोच सकता है वो, बस उसके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। और कौन सा आपको पूरा कॉलेज खरीदना है, अरे जब शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करोगे तो कोई कौन सा खाली एजुकेशन में करोगे, वहां पर भी तो डिवाइड करोगे ना। कम से कम आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10 सेक्टर्स में डिवाइड रखना चाहिए, स्टील हो चाहे सीमेंट हो, सब 10 सेक्टर में डिवाइड कर दीजिए। डेफिनेटली ऑटोमोबाइल्स इस समय बहुत बड़ी हिट ले रहा है। अब उसके अंदर नया इन्वेस्टमेंट ना करें, पुराने इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करें, रीशफल करें। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं सर। बिग इंडस्ट्रीज आर कटिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज, हाउ कैन वी जज एंड टेक डिसीजन? वेरी नाइस क्वेश्चन। इस तरह के पॉइंट को लेकर मैंने इंडस्ट्रीज को और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी एक पत्र लिखा था और उसके अंदर भी बहुत सारी बातें कही थी। डेफिनेटली बहुत कठिन समय है हमारे लिए कि इस समय एक तरफ तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है पूरी सोसाइटी के द्वारा कि सैलरी कट ना करें, और दूसरी तरफ हमारे पास में इनकम तो छोड़िए, लिक्विडिटी तक नहीं है कि उसको पे कर सकें। तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि सरकार बहुत जल्दी इस पर एक बड़ा निर्णय हमारे बीच में ला सकती है। अमेरिका ऑलरेडी ला चुका है, और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस बात पे बड़ी चिंतित होंगे। कोई टीम काम कर रही होगी और कुछ बेहतर पैकेज, जो काफी होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ सपोर्टिव पैकेज जल्दी ही गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। जी सर, नाउ वी आर कंप्लीट विद द Q&A सेशन, प्लीज प्रोसीड सर। ओके, बस मैं अपनी लास्ट बात कहूंगा सबके लिए। एक बहुत बढ़िया शायरी याद आ गई थी तो मैंने कहा उसको लास्ट में ही बोलूंगा। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा इत्मीनान तो रख। जब हमारे जीवन के अंदर खुशियां ही ना ठहरी तो फिर इस गम की क्या औकात है। निकल जाएगा ये समय भी। और इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूं और एक बार फिर धन्यवाद देता हूं आप एसोसिएशन को, जिन्होंने मुझे याद किया और कुछ ऐसा कहने का मौका दिया जो दिल से कहना था, जिसकी मुझे कभी कोई तैयारी नहीं करने की जरूरत थी। और साथ के साथ सारे व्यूअर्स का भी धन्यवाद जिन्होंने अपना समय निकाल कर मेरा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। जी, I request Kapil ji to end with the vote of thanks. अणु मित्र मंडल की ओर से मैं सर सीए सुनील पी जैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने आपका अमूल्य समय देकर हमारे बीच में इतनी ज्ञानवर्धक बातें करी। सर हर चीज़ के पॉइंट टू पॉइंट आपने हर चीज़ के फील्ड के लिए, बिजनेस के भी लिए, ज्ञानवर्धक चीज़ों के भी लिए, म्यूचुअल फंड, शेयर, सब चीज़ों का आपने ध्यान में रखकर सारी बातें हमसे शेयर की। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आगे भी भविष्य में हमें इसी प्रकार से आप अपनी अनुभव की बातें शेयर करते रहें। इसके लिए अणु मित्र मंडल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।